हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने कल के विषय में चर्चा किया था कि एनपीए क्या है, जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के विषय में हमने बताया था कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, पैसा ले लेते हैं बैंकों से, उसको समय से नहीं चुकाते हैं। अगर वो 90 दिन तक नहीं चुकाते हैं तो उसको बैंक जो है एनपीए की श्रेणी में डाल देता है। फिर हमने एनपीए की कैटेगरी प्रकार बताया, जिसमें सब स्टैंडर्ड एसेट्स और डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स। यानी सब स्टैंडर्ड एसेट्स में बताया कि 1 वर्ष या इससे कम जो लोन है या कि बैंक का कर्ज है, यदि कोई व्यक्ति नहीं चुकाता है तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में आता है। डाउटफुल एसेट्स में 1 वर्ष या उससे अधिक की जो आपके कर्ज हैं, अगर उसका ब्याज और मूलधन नहीं आता है तो उसे डाउटफुल एसेट्स में रखा जाता है। और एक होता है लॉस एसेट्स। लॉस में क्या हो जाता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, बैंक से कर्जा ले लिया और उसको चुकाया ही नहीं, 5-6 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक। और उसके बाद बैंक बहुत प्रयास किया लेकिन कोई विकल्प ही नहीं निकल रहा है, तो कम राशि होने के कारण बैंक यह सोचता है कि जाने दो, छोड़ो, जिसके परिणाम स्वरूप उस लोन के अकाउंट को राइट ऑफ कर देता है। हमने ये चीज़ें जाना। आज हम जानते हैं बैंक क्या क्या नियम अपनाता है लोन वसूलने के लिए। जो बैंक है एनपीए वसूलने के, एनपीए कैसे वसूलता है, एनपीए कैसे वसूलता है, कैसे वसूलता है, ये भी तो एक प्रश्न है भाई। बैंक जो है कैसे वसूलेगा। अब तो ऐसा है नहीं कि बैंक गुंडा भेज दे लोगों के घर, अगर पैसा नहीं दे रहे हैं कि प्राण प्राण ले ले। ये बैंक ऐसा कर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक को लाभ कमाना है। अगर वो धमकी देता है तो उसकी साख सृजन क्षमता प्रभावित होगी। इसीलिए बैंक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कंज्यूमर को दुख दे। लेकिन बैंक को तब भी होता है कि अगर हम लोन वसूलेंगे नहीं तो हमारी साख क्षमता प्रभावित होगी, आगे हम व्यक्तियों को लोन कैसे देंगे। एक बड़ा प्रश्न यहाँ भी उठता है। हम सब, अगर आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे कि लोग ऐसे लोन ले लेते हैं, कोई जाली कागज़ बना करके प्रॉपर्टी की, बैंक को ही छल लेते हैं, तो बैंक तब भी नहीं क्रोधित होता है। अब सोचिए, क्या ही क्रोधित होकर क्या कर पाएगा। उसके वो प्राण अगर ले लेगा तो उसका पैसा रिटर्न आ जाएगा। बैंक क्या करेगा, दिवालिया घोषित कर, यानी कि कह देगा इनको बिल्कुल डिफ़ाल्टर, यानी इरादतन जैसे कि डिफ़ाल्टर हैं, इनका इरादा ही नहीं था देने का। कुछ लोग ऐसे भी व्यक्ति होते हैं समाज में, तरह तरह के लोग। जैसे हम जो है कई प्रकार की जैसे कि योजना चलती है वसूलने के लिए, जैसे कि उन्हीं में से एक है हमारा बैंक चलाता है 5/25 स्कीम। इसमें क्या होता है, बैंक का नियम है लोन वसूलने का। जैसे क्या होता है, जैसे बैंक को लोन वसूलना है अपना एनपीए की, जो 3 महीने तक उसका जो ब्याज और प्लस इंटरेस्ट, वो ब्याज प्लस और मूलधन नहीं मिला है, उसको वसूलना है। तो कैसे वसूले, तो उसने 5/25 स्कीम ले आया है। यानी कि 5/25 स्कीम के तहत ये कहा गया, जो हमारी कोर इंडस्ट्री हैं, कोर इंडस्ट्री जानते हैं भारत की, इट कोर इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री हैं जो कोर इंडस्ट्री, जैसे कि आपका नंबर 1 हो गया कोयला, कोयला, और दूसरा आपका हो गया विद्युत, और उसके बाद आपका हो गया सीमेंट और स्टील, और आपका 5वां हो गया प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। उसके बाद कच्चा तेल, कच्चा तेल, और आपका देखिए कोयला हो गया, विद्युत हो गया, सीमेंट हो गया, कच्चा तेल हो, उर्वरक हो गया, फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं, उर्वरक,
और आपका 8वां हो गया, 7 हो गया आपका कोयला, विद्युत, सीमेंट, स्टील, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, उर्वरक। और आपका एक होता है जिसे हम बोलते हैं स्टील, कोयला, प्राकृतिक, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल। आपका एक हो गया कोयला हो गया, फिर आपका उसके बाद हो गया स्टील, फिर अभी याद नहीं आ रहा है, कभी चलिए आपको बताते हैं क्या है, अभी बीच में याद आ जाएगा, अभी बात करते करते क्या है। जैसे कि आपका कोयला है, आप बताइए अगर इसमें आखिर क्या है 5/25 में, अभी पहले चर्चा कर ले। तो उसमें ये कहा गया है कि जो कोर इंडस्ट्री हैं जैसे कोयला, विद्युत, सीमेंट, स्टील, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, उर्वरक, इन कोर इंडस्ट्री जो है क्या किया गया है, जैसे कि बताया गया है कि यदि ये समय से लोन नहीं देते हैं, जैसे कि क्या है समय से अगर ये लोन नहीं देते, जैसे कि अर्थात अगर आज समय हो जाता है लोन देते वक्त, जैसे कि असमय मतलब जैसे कि 5 वर्ष हो गया, यानी 10 वर्ष हो गया, 15 वर्ष, तो बैंक के उनको एनपीए की श्रेणी में नहीं डालता है तो एनपीए ही, लेकिन नहीं डालता क्योंकि इन सब से ही बैंकों को बेनिफिट मिलता है और इन सब से सरकार को बेनिफिट होता है और लोगों को बेनिफिट होता है। आप बताइए अगर जैसे कोयला है, कोयला खनन हो रहा है, कोयला माइनिंग हो रही है, कोल माइनिंग अगर व्यक्ति को अगर पैसा न दिया जाए कोल माइनिंग में, तो अगर अत्याधुनिक मशीनें नहीं आएंगी तो कोयले खनन कैसे होगा। अगर खनन नहीं हो पाएगा तो समस्या होगी, क्योंकि कोयले के खनन से क्या हमारा होता है, हमारे जो अभी क्या आता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, जो गैर नवीकरणीय कोयला जैसे क्या है, अगर कोयले सब क्या बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, और कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में भी होता है कई जैसे क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में। तो कोयला बहुत मूल्य है, बहुमूल्य है। इसके लिए कोल इंडस्ट्री को पैसा दिया जाता है, भाई आप कोयले खनन करिए, तो जो भी आपको खनन हो जो पैसा लगेगा हम देंगे। और जो विद्युत है, आप बताएं विद्युत है, विद्युत लोगों को आवश्यकता होती है, जैसे कि विद्युत कंपनियां हैं जैसे कि एनटीपीसी, जैसे कि टीपीडीएल है, टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, वितरण करती है बिजली का। अब टीपीडीएल कंपनी गई पैसा लेने के लिए, अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा टीपीडीएल को, तो विद्युत आवागमन में बाधा होगी, जैसे कि दिल्ली जैसे क्षेत्रों में शायद बिजली की आपूर्ति ना हो पाएगी। तो ये भी है ना, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा। देखो यहाँ ये भी चीज़ें देखना, उनको इसलिए 25 वर्ष का समय दिया गया। 5/25 में स्कीम क्या है, यानी जो कोर इंडस्ट्री है उनको लोन चुकाने के 25 साल का समय दिया गया, और हर 5 साल पे जो लोन का अमाउंट है उसको एडजस्टमेंट कर लिया, समायोजन कर लिया जाएगा। देखो कि अगर लोन बढ़ रहा है घट रहा है, उसको समायोजित करके एक बैलेंस बनाकर इंटरेस्ट रेट निर्धारित किया जाएगा हर 5 वर्ष में, ये कहा गया था। अब बताइए विद्युत और सीमेंट हो गया। अब बताइए अगर सीमेंट इंडस्ट्री को बैंक पैसा नहीं देंगे, सीमेंट तब लोगों को घर नहीं बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे घर कैसे, भाई सीमेंट से ही घर बनता है। इससे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रभावित होगी नहीं, और इससे आपकी जो भारतमाला परियोजना है वह भी प्रभावित होगी, क्योंकि सीमेंट बहुत मूलभूत आवश्यकता होती है चीज़ें बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए। और आपका हो गया एक स्टील, स्टील तो जानते हैं कितना उपयोग है, स्टील कितने पावर प्लांटों में उपयोग होते हैं, और घर के जो किचन में स्टील उपयोग होता है। जैसे कि स्टील, जैसे कि हम स्टील की थाली, लोटा, बाल्टी का उपयोग करते हैं, तो अगर स्टील वाले कंपनी को अगर पैसा नहीं मिलेगा, बैंक पैसा नहीं देंगे, अगर जैसे मान लीजिए तो अगर वो कंपनी स्टील वाली घाटे में भी जा रही है तो उसको समय देना चाहिए, क्योंकि ये कोर इंडस्ट्री है, आधारभूत रीढ़ है भारत की अर्थव्यवस्था की। तो रीढ़ अगर हमारी मजबूत रहेगी तभी हमारी 206 हड्डियाँ काम कर पाएंगी। अगर हमारा रीढ़ खराब हो जाएगी, सूचना तंत्र ही प्रभावित हो जाएगी। स्टील वगैरह ये सब हो गया। और आपका प्राकृतिक गैस हो गया।
प्राकृतिक गैस उपयोग जानते ही कितना होता है रोज़मर्रा के उपयोग में, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, सीएनजी जिसे बोलते हैं, गाड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में चलता है। और कच्चा तेल जानते हैं कितना उपयोग है, क्योंकि आजकल यातायात इतने लोग सब चला रहे हैं गाड़ियाँ, जैसे कि यातायात जैसे कि 2 चक्का 4 चक्का सबके घर गाड़ी है भाई। इसमें पेट्रोल डीजल अगर उसको कच्चा तेल अगर हमें मिलेगा नहीं तो हम उसको क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको कैसे उसको परिशोधन करेंगे। हाँ, आपका एक 8वां है, याद आ गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, इसे बोलते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट, याद आ गया, उत्पाद, चर्चा कर लेंगे इसको भी, याद आ गया। हाँ, ये क्या हो गया आपका कच्चा तेल। कच्चा तेल आप जानते हैं रॉ ऑयल, जैसे कि रॉ ऑयल जो होता है, जैसे कि अब ऐसे नहीं होता है कि धरती की गोद से आप जो पेट्रोल निकालते हो उसको ले आके ऐसे डाल देते हैं गाड़ी चलने लगता है, ऐसा नहीं होता है। कच्चा तेल निकाला जाता है, उसको रिफाइनरी इंडस्ट्री में, जैसे रिलायंस की रिफाइनरी है, उसमें क्या जब परिशोधन किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, जैसे पेट्रोल वगैरह, ये रिफाइनरी उत्पाद बनाए जाते हैं। ये भी है मेरुदंड, ये भी मेरुदंड है। उर्वरक, फर्टिलाइज़र आप जानते हैं, अगर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को अगर पैसा नहीं दिया गया, जैसे इफ़को कंपनी हो गई, अगर उसको पैसा नहीं दिया गया, बैंक उसको पैसा दे रहा है, अगर इफ़को घाटा में जा रही है, अगर इफ़को पैसा मांग रहे हैं तो इफ़को बोले हमें समय चाहिए 10-20 साल का, हम अपना धीरे धीरे जैसे कि अपने जो है यूरिया डाई पोटाश जो वगैरह बनाते हैं, फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उनमें हम सुधार करेंगे और चीज़ें अच्छे से ले आएंगे, और हमें अगर रेवेन्यू जनरेट बेनिफिट होता है तब हम हम सूद समेत सहित पैसा लौटा देंगे। तो ये चीज़ें कोर इंडस्ट्री में दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है 5/25 में, जैसे कि 5/25 में ये है कि जो हमारी कोर इंडस्ट्री हैं उनको लोन प्लस मूलधन चुकाने की अवधि कितनी वर्ष दिया गया है, 25 वर्ष दिया गया है, 25 वर्ष दिया गया है। और उसके बाद जो उस पर इंटरेस्ट रेट निर्धारण होगा, इंटरेस्ट रेट जो होगा निर्धारण, वो समय समय पर ही निर्धारित, जैसे कि 5 वर्ष के अंतराल पर समायोजित किया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा, जैसे समायोजित कर लेंगे। कोयला वाले बुलाएंगे और बैंक बैठेंगे, भैया बोलेंगे देखो महंगाई इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ रहा है, उस हिसाब से 8% हो रहा है, तो ये भैया आएंगे बोलेंगे देखो बाबू हम भी इतना बेनिफिट नहीं, ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकालो जिससे हमारा भी बेनिफिट हो जाए, आपका भी बेनिफिट हो जाए। तो बैंक बोलेगा ठीक है भाई, हमारा अगर आपका दोनों का बेनिफिट हो जाए तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, बीच का मार्ग यही है, चलो 6% कर लेते हैं। बैंक इधर ये भी इंडस्ट्रिया भी बोलेंगे ठीक है चलो 6% कर लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं हमारे कोर इंडस्ट्री में, यानी कोयला, विद्युत, सीमेंट, स्टील, यही भारत की या किसी देश की जैसे कि मुख्य संसाधन होते हैं। अगर इसमें आपकी पकड़ अच्छी है तब आप समझ लीजिए कमाल कर जाएंगे हर एक क्षेत्र में, क्योंकि आप बताइए ये जो 8 चीज़ है यही मुख्य हैं, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। 8 आधारभूत यानी कि उद्योग है। जैसे क्या होता है हमारे, जैसे कि आप बताइए, जैसे आपके शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख है, अगर आप छीन लेंगे आँख से देख पाएंगे नहीं, चाहिए आपकी कोर है, यानी मूलभूत चीज़ें हैं शरीर की। इसी प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था की भी मुख्य 8 चीज़ें होती हैं, मूलभूत होती हैं। जैसे कोयला हो गया, विद्युत हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कच्चा तेल हो गया, उर्वरक हो गया, रिफाइनरी उत्पाद हो गया। तो ये ऐसे ही है, क्योंकि इन सब के बिना विकास संभव है, क्योंकि इन सब के बिना हम विकास कर ही नहीं पाएंगे और अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल भी नहीं पाएंगे। तो इस पे जोर दिया गया, भारत सरकार ने भी पहल की, जैसे कि बोला कि ये सब चीज़ें की जाए 5/25 इसकी 5 जैसे कि 5/25। तो ये चीज़ें अभी चल रही है कि भाई हम ऐसा करेंगे, चीज़ें जो हो अच्छी तरह सुचारू ढंग से चले। फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई हमारी कोर इंडस्ट्री विषय में। कोर इंडस्ट्री अधिकतर आप देखेंगे जो है सरकार के स्वामित्व में है, कुछ जो है आपको निजी कंपनी भी मिल जाएंगे। जैसे निजी कंपनी मतलब कि जैसे भारत की आपको मिल जाएंगी
जैसे कोल, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और सीमेंट का आपका देखेंगे जैसे कि जेपी का, बिरला का सीमेंट आता है। विद्युत आप देख रहे हैं टीपीडीएल वगैरह कंपनी जो है, अलग अलग जो निजी कंपनियां, अडानी भी अपना इन्वेस्ट कर, अडानी भी विद्युत कंपनी है, वो भी बिजली बेचते, खरीदते बेचते हैं। और प्राकृतिक गैस में आप तो देख ही रहे हैं, अडानी अंबानी सब लेके प्राकृतिक गैस खरीद बेच रहे हैं। और कच्चा तेल की मांग तो है ही, क्योंकि कच्चा तेल इसलिए है क्योंकि कच्चे तेल से भाई किसी देश की अर्थव्यवस्था निर्धारित हो जाती, गिरती पड़ती रहती। कहते हैं कि नहीं, कच्चा तेल इतना रुपए बैरल वृद्धि हो गई है। तो सोचिए ये चीज़ें होती है। तेल से कहा जाता है, आप देखेंगे जो सऊदी अरब खाड़ी के देश हैं, सब खाड़ी के देश जैसे कतर, कुवैत, सऊदी अरब, इन सब देश क्यों इतने अमीर हैं? अमीर इसलिए वहाँ तेल है। तेल इसलिए वो इकोनॉमिक रूप से उनके ये बढ़िया है, क्योंकि तेल उनसे सब खरीदते हैं। तेल इसलिए आवश्यकता है, अगर तेल नहीं रहेगा विकास ही रुक जाएगा, गाड़ी नहीं चलेगी, 2 चक्का नहीं चलेगा, ना 4 चक्का चलेगा। अभी देखो भविष्य का ईंधन तलाशा ही नहीं गएगा। अब ये तो भले शिफ्ट हो जाए लिथियम आयन बैटरी की तरफ। आपका फर्टिलाइज़र हो गया, फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खेत में अगर यूरिया नहीं डालेंगे तो धान कैसे पैदा होगा? धान बढ़ोतरी ग्रो ही नहीं करेगा। और डाई, पोटास, इन सब की आवश्यकता है ना, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाए। नाइट्रोजन पौधे विकास के लिए कितना अहम भूमिका निभाता है, एक किसान से अच्छा कौन जानता होगा। और रिफाइनरी उत्पाद की अपनी है, जो प्रोडक्ट यानी कच्चा तेल को रिफाइन करती है, यानी परिशोधन करती है। जैसे कि कच्चा तेल आया उसको परिशोधित करके डीजल, पेट्रोल, डामर, केरोसिन ऑयल बनता है। ये सब चीज़ें होती है। फिर चीज़ें, और फिर एक आता है, उसका नाम है, दूसरा स्कीम है ARC। ARC है, ARC में क्या होता है? बैंक। दूसरा क्या है? एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये इसे शॉर्टकट में ARC बोल देते हैं। यानी एसेट परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी। इसमें क्या है, जैसे बैंकों का जब NPA बढ़ जाता है, बैंक पास इतना समय नहीं रहता है कि वो जाके घर घर रिकवरी करे। भाई अगर रिकवरी करेगा तो बैंक कौन चलाएगा? तो बैंक क्या करता है, बैंक बोलता है कि कंपनी से हायर कर लेता है। ARC जिसे बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी, बोलता बाबू इधर आओ, चलो हम लोन ही बेच दे रहे हैं। यानी तुम ऐसा करो, तुम लोन फूलो, हम तुमको जैसे कि 15, अब मान ली कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए की लोन ली है, अब ऐसा करो तुम, हम 20% डिस्काउंट देते हैं। कंपनी बुला लिया 80%, यानी कि 80 लाख रुपए में लोन बेच दिए ARC कंपनी को। तो ARC कंपनी जाके उस व्यक्ति से वसूलेगी। यानी कि जैसे मान लीजिए, अगर इसको हम समझना हो साधारण भाषा में, जैसे मान लीजिए ये है कोई कंज्यूमर है, और ये है बैंक, ये है ARC। ठीक, ये बैंक हो गया, एक कंज्यूमर हो गया, ये हो गए उपभोक्ता, ये हो गए बैंक। कंज्यूमर आया, बैंक से लोन लिया, मान लीजिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लोन ले लिया। कंज्यूमर थे, मालिक कंज्यूमर ये थे, धनी लाल, मनी लाल जो भी थे, आए लोन ले गए बैंक से। लोन लेने के बाद 3 महीने बीत गए, बैंक बार बार अपना लोन अकाउंट देख रहा, भैया धनीराम अभी अपना लोन का इंटरेस्ट रेट ही नहीं भरे, 3 महीने हो जा रहा है। तब उसके बाद अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। फिर उसके बाद बैंक ने अपने एजेंट को भेजा, बैंक के एजेंट रिकवरी गए, धनीराम अपना रोना लगे, माई बाप हमारा फसल नष्ट हो गया, हम नुकसान में चले गए। तो बैंक रिकवरी जो एजेंट होते हैं वो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है,
हम आपकी समस्या बैंक के मैनेजर से बता देते हैं। कंज्यूमर ने बोला ठीक है भैया। तब उसके बाद बैंक एक दिन देखा कि जो धनीराम है ब्रांडेड कपड़ा पहन जा रहे थे लेवाइस का। तो उसके बाद बैंक ने देखा कि धनीराम तो अमीर है और रो रहे हैं कि हमारे पास हमारी फसल सूखा के कारण नष्ट हो गई है, खाने के लिए पैसा नहीं है, यानी कि 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तब बैंक ने बोला कि देखो वैसे देंगे नहीं, अब इनको करना पड़ेगा, डराना और धमकाना पड़ेगा। ऐसे डरना गोली की तरह नहीं, अब क्या करेगी, डराने धमकाने मतलब कैसे डराएगी। तब उसने क्या किया, बैंक ने मिला ARC से, जैसे कि ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है ARCI कंपनी है, वो लोन वसूलने वाले, इससे बोला ARCI के पास आया बैंक बोला कि काम करोगे भैया। बोले हाँ काम करना है। बोलो क्या काम करना है। ARCI वाले ने बोला कि काम तो करेंगे लेकिन इसमें हमारा क्या बेनिफिट है। बैंक ने बोला बाबू ये धनीराम हैं, इस गांव के हैं, फला गांव के, ये 10,000 रुपये लोन लिए हैं, ठीक। तुम ऐसा करो, अगर हम 10,000 रुपये सूलेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सूल पाए लोन। ऐसा करो तुम ये लोन तुम ही सूल लो। तो बोला कि 10,000 रुपये हम क्यों सूल ले जाए, हमारा क्या, ऐसा करो हम लोन ही बेच दे रहे हैं। बैंक ने ARCI कंपनी को लोन ही बेच दिया। मान लीजिए बोल दिया कि तुम चलो 20% डिस्काउंट देते हैं, तो 8,000 में बेच दिया, 8,000 रुपये में लोन बेच दिया। ARCI ने बैंक से धनीराम का लोन खरीद लिया 8,000 रुपये में। अब ARCI धनीराम के पास जाएगी, इस कंज्यूमर के पास, जो धनीराम है इनके पास जाएगी, और उसके बाद धनीराम के यहाँ जाएगी, बोलेगी धनीराम लोन दो। धनीराम बोलेंगे भाई पैसा नहीं है। धनीराम का जितना सामान है, ट्रैक्टर टाली जो भी पड़ा हुआ है, जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं जिससे उसकी लोन की रिकवरी हो जाए, उठा के बेच दिया ज़बरदस्ती। ARCI यही करती है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ लिमिटेड, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया यही काम करती है। ये बैंकों से जो बैड एसेट्स पड़े हैं, यानी स्ट्रेट एसेट्स, यानी कि दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ, उसको कम दाम में खरीदती है, खरीदने के बाद खुद वसूलती है। और देखो बैंक इसलिए दे देती है, देखो बैंक को अपना बैलेंस शीट मेंटेन करना रहता है। बैंक भी चाहती है कि हमारा बैलेंस शीट अच्छा रहे, हमारा साख सृजन क्षमता प्रभावित ना हो, और बैंक भी नहीं चाहता कि इतना हमें समय गंवाना पड़े, इसीलिए थर्ड पार्टी ही कोई जाए, इसलिए जाती है। ARC जो गठन का ऐसा नहीं है, ARC इलीगल नहीं है, एक सरफेसी एक्ट, यानी सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर गठित हुआ था। ये बना था ARC कंपनी की गठन जो हुआ, सरफेसी एक्ट हुआ था। अब आप सोचोगे सरफेसी फुल फॉर्म क्या है। सरफेसी का फुल फॉर्म है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसका पूरा नाम है। क्या नाम है,
द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसी के अंतर्गत ARCI का गठन हुआ है, जो थर्ड पार्टी किसी व्यक्ति से लोन वसूलता है। तो ये चीज़ें हुआ है। अब ठीक है, अब हम और इसके बाद कल चर्चा करेंगे SDR के विषय में, AQR के विषय में, और ये भी जानेंगे हम विस्तार से कि विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है, और जैसे कि लोन की पहचान कैसे और करना है सटीक तरीके से, और रिव्यू कैसे करना, बैड एसेट्स क्या होते हैं, इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।